अभी मैंने आपको एक वाक़या बताया सारा जो ईरान से और तुर्की का हुआ। अब मैं आपको एक और वाक़या बता रहा हूँ। ये है ऑस्ट्रेलिया फ्रॉड का वाक़या। ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। देखिए, जो मलेशिया है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। मेरा बहुत लंबा टाइम मलेशिया में गुजरा है। मैंने वहाँ पर बहुत काम किया भी है, अपना काम ज़ाती काम किया है, और मैं उसको पसंद करता हूँ कि वो खूबसूरत है। बस इस हद तक तो ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो उसको जानना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। इट्स अ डेंजरस प्लेस। डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है, टूरिस्ट के लिए नहीं है, मगर जो लोग वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपके लिए मिला रहा हूँ, क्योंकि जिस किस्म के फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड नॉर्मली लोगों को समझ में भी नहीं आता। क्योंकि जो बाहर का फ्रॉड का स्टैंडर्ड है दैट इज़ वेरी हाई, और आप लोग जो हो ना पाकिस्तानी, ये मासूम है, नहीं समझते। आप लोग समझते तो हो कि आप सब समझते हो, मगर आप नहीं समझते कि वो किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करते हैं। देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगा, लेकिन ये सच्चा वाक़या है। मैं आपके सामने जो मिसाल दे रहा हूँ ये मेरी आंखों के सामने है, और उसके अंदर जो है ये सब मेरे सामने होता रहा है। फिर उसको छुड़वाने में हमारा जो है वो पार्ट रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने की बात है। हुआ ये कि पाकिस्तान में कराची में 2 लड़कों को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में ब्रीफिंग दी गई कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हम करवा रहे हैं। सी मैन का वीज़ा होगा वो, और आप वहाँ से फिर आपको शिप के ज़रिए ही आपको रखा जाएगा। फिर शिप में ही आप रहेंगे और दुनिया भर में घूमेंगे, और आपकी सैलरी जो है वो 6-7 8 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगी। किस तरह जाएंगे? चूँकि ये सीमैन का वीज़ा है तो ये बाय एयर अलाउ नहीं होता, तो लिहाजा आप आगे से सी में ही जाएंगे। लेकिन आपको थाईलैंड या मलेशिया जो है वो आना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई होता है और बाकायदा पेपर वीज़ा आ जाता है। अब ये मुझे नहीं पता है, इसके मैं डिटेल नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वीज़ा मैंने खुद देखा है, वीज़ा आता है। वीज़ा आने के बाद क्या होता है कि वो वीज़ा जो है वो कंप्यूटर से वेरीफाई भी होता है। मैं ये बात खुद कह रहा हूँ कि ये फेक काम है, लेकिन वो वीज़ा वेरीफाई होता है। वो वेरीफाई कैसे होता है इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस केस में इतना जानता हूँ कि मैंने वो वीज़ा देखा है और उसको वेरीफाई करने की कोशिश की तो वेरीफाई भी हो गया था, लेकिन आखिरी में कह रहा हूँ वो फेक था। तो उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि आपको थाईलैंड लेके जाए। फॉर एग्जांपल थाईलैंड आपको कर देते हैं, दोनों वीज़े अप्लाई करवाते हैं, थाईलैंड का भी मलेशिया का भी, और आपको थाईलैंड ले जाते हैं। थाईलैंड से आपको कहते हैं कि जी आपकी 10 दिन के बाद आपकी शिप जो है वो ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। अब आपके पास वीज़ा भी है, तमाम चीज़ें हैं, तो आप चले जाएंगे। लगता तो यही है कि तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन वो आपसे तकरीबन पाकिस्तान छोड़ने से पहले 12-13 लाख, 15 लाख, 20 लाख ले चुके होते हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो एजेंट आपको मिलता है थाईलैंड में, वो आपको बहुत अच्छा सा पैम्पर करता है। पार्टियाँ और फंक्शन और बार, तमाम चीज़ें आपको 10-12 दिन खूब अच्छे से पैम्पर करता है। उसके बाद आपको बताता है कि जी आपकी 20 दिन के बाद रवानगी है। और फिर 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद होता है कि आपका जो यहाँ से रवानगी होती है वो जहाज़ कैंसिल हो जाता है, और आपको बताया जाता है कि जी आपकी जो रवानगी है वो कहाँ से है? मलेशिया से है। अब क्या होता है कि आपको फिर भी कोई शक नहीं होता, क्योंकि आप दोस्ती आपकी होती है, आपकी पार्टियाँ, तमाम चीज़ें, खाना पीना चल रहा है, तो आप कहते हैं सब सही है। अब क्या होता है कि आपको कहते हैं कि जी आपके पास जो है आपको अब मलेशिया हम रवाना करेंगे। अब वो 15-20-25 दिन के बाद जब वो मलेशिया रवाना होता है, अगर उसके पास वीज़ा है तब भी उसको रवाना करते हैं, अगर उसके पास मलेशिया का वीज़ा ना हो तब भी उसको रवाना करते हैं। जब रवाना कर देते हैं तो उनसे कहते हैं कि जी अब आपका जो बहरी जहाज़ जाएगा वो जाएगा मलेशिया से। ठीक है जी। अब वो आगे, अब अगर वीज़ा ख़त्म होने में 10 दिन रह गए हैं तो 10 दिन का वो वेट करते हैं। वही तमाम चीज़ें रिपीट होती हैं कि घर भी देंगे, खाना भी देंगे और अच्छे से रखेंगे। अब होता आखिरी में ये है कि जब वो वीज़ा, जब आप कहते हो कि जी मेरा तो वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो कहते हैं फ़िक्र की बात नहीं है, आपको हमने एक्सटेंशन में डाल दिया है, आपका काम हो जाएगा। वो एक्चुअली आपका वीज़ा एक्सपायर करवाते हैं। जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर होता है, आपको रिहाइश उन्होंने दी हुई है, आप उनके रहमो करम पे ही थे, तो वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि जी कुछ 3-4 मशकूक लड़के जो हैं वो फ़लाँ घर में हैं, आप वहाँ पर रेड मार के ये बंदे पकड़ सकते हैं। आपको वो पकड़वा देते हैं। पुलिस को तो क्या मसला है, जब आपने कह दिया तो वो रेड मारती है। जब वो रेड मारती है तो पकड़े जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो आप अरेस्ट हो गए,
अब आपने ही पकड़ाया है और आप ही जब पहुंच गए वकालत के लिए कि जी अब मेरे बंदे पकड़े गए, आप पाकिस्तान फ़ोन करते हैं कि जी बड़ा हादसा हो गया, आपको बच्चे की कल की रवानगी थी और आज ये बच्चे पकड़े गए, इनको मैंने कहा भी था कि बाहर मत निकलना, एहतियात करना, इन्होंने मुझे मरवा दिया है, शर्मिंदा कर दिया है, परेशान हो गया हूँ, बहुत तकलीफ़ है, कल की मेरी टिकट है, इनको निकालना है मैं क्या करूँ। और यहाँ पर जो फैमिली है वो भी परेशान हो जाती है। तो कोई 6,000 कोई 8,000 रंगेट के अंदर फैसले होते हैं और आप सबसे ज़्यादा बड़े हीरो बने हुए होते हैं। जो वहाँ पे एजेंट होता है वो सबसे ज़्यादा हीरो, एक्टिव रोल उसका होता है, सबसे ज़्यादा परेशान भी वही होता है, सबसे ज़्यादा फिक्र भी उसको होती है और वो भाग दौड़ कर रहा होता है, केस लड़ रहा होता है और केस के अंदर ये फैसला होता है कि जी इनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और तमाम बातों पर जो जज होता है उसे कहा जाता है कि जी आपने, वकील ने बताया होता है कि जी आपने हर बात पे बस सिर्फ सर हिलाना है, हाँ करनी है। तो वो जो जज होता है वो अपनी ज़बान मलाया में कहता है कि आप मलेशिया में आए थे, लीगल आए थे, इलीगल आए थे? वो कहते हैं हाँ आया। फिर आप कहते हैं आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया? आप कहते हैं जी एक्सपायर हो गया। तो कहता है आपको पाकिस्तान जाना है वापस? आप कहते हैं जाना है मैंने। तो बस टिकट मंगवा लोगे? आप कहते हैं मंगवा लूँगा। सब बातों पे हाँ हो रही है, ठीक है ना। तो फिर जाओ, जब तक तुम जेल में रहोगे जब तक तुम्हारा टिकट नहीं आ जाता। तो वो जो एक्टिव किरदार है वो पैसे मंगवाता है, उल्टा अब मतलब काम उसने कर भी दिया है और पैसे मंगवाता है अपने लिए भी, जहाँ पर 3,000 रंगेट की ज़रूरत है 6,000 रंगेट मंगाता है, अपने भी खर्चा चलाता है और जो बंदे पकड़े गए हैं उनको टिकट शिकट भी करके देता है और उनको रिहाई भी करवाता है और उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देता है। और वो आदमी कहता है कि जी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर आपके बच्चों ने जो है मेरे पैसे खर्च करवा दिए, मैंने तो वो टिकट भी बुक कर दिया था जिसके ज़रिए लोग जा रहे थे, ये मेरे पास वाउचर हैं, ये मेरे पास स्लिप्स हैं। तो आखिर में आपसे गुजारिश यही है कि ऐसे लोग चुंगल में मत फंसें, क्योंकि ये लोग जो है आपको अपना बन के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप लोग बन जाते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह यही है कि आप मासूम हैं और आपको उनकी जो चालाकियाँ हैं, जो होशियारियाँ हैं, वो समझ में नहीं आती। तो आप लोगों को भी चाहिए कि जब भी आप कोई अनयूजुअल ऑफ़र देखें तो इस बात को महसूस करें, समझें कि क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर आप लीगल वे अपनाएं। आप दुनिया, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं, इवन कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि एक डगर पे हम चल चुके हैं, चल रहे हैं। हमको बस यही बताया गया है कि जी जॉब होती है तो दुबई में होती है, जॉब होती है तो सऊदीया में होती है, इससे आगे की सोच जाती नहीं है। कंसल्टेंसी वीक है, तालीमी याफ्ता लोगों की कमी है और इसका खमियाजा जो है हमारा जो पाकिस्तानी, मासूम पाकिस्तानी है वो बर्दाश्त कर रहा है। और कोशिश ये करें कि कंसल्टेंसी के अंदर कभी भी गैर मुतल्लिका शख्स के साथ कभी भी डील नहीं करें, चाहे उसकी ऑफ़र कितनी भी अच्छी हो, चाहे उसकी ऑफ़र कितनी भी सस्ती हो। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ आप डील नहीं करें जिनका कोई वास्ता ओवरसीज़ कंसल्टेंसी से नहीं हो। उसको सिर्फ वास्ता ही हो, बल्कि वो वेरीफाइड हो, उसकी वेरिफिकेशन करें, लाइसेंस मांगें, उसको वेरीफाई करें, वो ऑफ़र सिस्टम पे चेक करें, उसको देखें, प्रोटेक्टर ऑफिस जाएं, वहाँ से मालूमात लें। तमाम मालूमात बहुत ज़रूरी है कि आपको मिले, उसके बाद कदम उठाएं। आंखें बंद करके 15 लाख देना कहाँ की इंसानियत है। आप लोग इस गलती में, इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। मैं आप लोगों को इस चीज़ से निकाल नहीं रहा हूँ कि आप लोग शरीक नहीं हो, आप लोग इसमें बराबर के शरीकदार हो। जो पैसे आप इतने बेरहमी से दे देते हो तो इसमें शिरकत तो आपकी भी है, आप लोगों ने मोटिवेट किया है उनको, तो उसकी मोटिवेशन को ख़त्म करें और कोशिश करें कि प्रॉपर अप्लाई किया जाए। और ऐसे लोगों को, जो लोग जनरल स्टोर में बैठ के, दूध की दुकान में बैठ के या चाय की दुकान में बैठ के डील करते हैं आपके साथ, ऐसे लोगों के साथ आप डील मत करें। मैं यही कह सकता हूँ कि आप खुद होश करें। अगर कोई दूध की दुकान वाला कह रहा है कि जी मेरा फलां आदमी है, वो लोगों को बाहर भेजता है, फॉर गॉड्स सेक प्लीज मेरी बात को समझें। ऐसे लोगों से डील करना खतरनाक ही होता है। ऐसे लोगों से डील करने में पैसे डूबते ही हैं, इसमें कोई शक मत रखना कभी भी। तो लिहाजा एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम।